अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, मैं अभी दोबारा से चैप्टर 7 और 8 का लेक्चर रिकॉर्ड करने लगी हूँ। आप लोग अपनी बुक्स अपने सामने रख लेना। ये वो बुक है जो सॉफ में जो है वो मनूर ने सेंड की थी। हमारे पास चैप्टर 7 जो है वो हमारे पास कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के बारे में है। आपके पास जो है कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। उसके लिए हम थोड़ा सा जो है वो बैकग्राउंड में जाते हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इसमें बेसिकली ये बताया जा रहा है कि अगर आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है। इन्होंने बताया कि लेट्स सपोज आपके पास कोई रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं। जैसे आपको पता है, आपने पढ़े हुए हैं XYZ कोऑर्डिनेट्स, इनके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट हैं जिनको आप लिख सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ U1, U2 एंड U3। ठीक है, मतलब मिसाल के तौर पे आपने कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं। और अगर आप फर्स्ट चैप्टर में ED के जाके देखें तो आपके पास जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर आप उनको इन टर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, मतलब देखें आपने जो कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं उसमें आपके पास स्फेरिकल हैं, सिलेंड्रिकल हैं एंड कार्टेशियन है। तो जो आपके पास कार्टेशियंस हैं उनको आप कहते हैं XYZ। और अगर आपके पास जो है कोई स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं तो वो हम लोग लेते हैं R, थीटा एंड साई के फॉर्म में। और अगर हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं तो उनको हम लेते हैं थीटा रो एंड साई रो एंड Z की फॉर्म में। ठीक है, तो बेसिकली बताना ये मकसद है कि हम लोगों के पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं XYZ, हम उनको इन टर्म ऑफ R, थीटा, साई या मतलब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इसी तरह हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को इन टर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं। तो जब हम x को लिखते हैं, मतलब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, उस बुक में आप देख लें, उसमें जो है वो ED के फर्स्ट चैप्टर में ऐसे लिखे होंगे। एक मिनट में ज़रा देखती हूँ, अगर मुझे वो मिल जाता है इमेज तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ओके, अब ये देखें, यहाँ पे आपके पास ये गूगल का इमेज एक मैंने लिया है। ये देखें, x इजिकल टू R साइन थीटा कॉस फाई, y इजिकल टू R साइन थीटा साइन फाई और z इजिकल टू R कॉस थीटा। तो बेसिकली इसकी पूरी डेरिवेशन होती है। अभी हमें डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कि ये बेसिकली आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं। ओके, बैक टू द लेक्चर। बताना ये मकसद है कि देखें, जैसे मैंने आपको अभी XYZ कोऑर्डिनेट दिखाया जो कि फ़ंक्शन थे R, थीटा एंड साई का। ठीक है, जैसे मैं आपको अभी दोबारा दिखा देती हूँ कि ये x जो है वो भी R, थीटा, साई का फंक्शन है, y, b एंड z भी। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे एक बात की जा रही है कि अगर आपके पास कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेट्स सपोज कोई रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स इन्होंने बात की है XYZ, और उसको अगर हम वो फंक्शन है किसी और के, हमने उसको एक्सप्रेस किया, x को किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया हमने, उसको हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया। ठीक है, तो हमने उसको एक्सप्रेस किया एज अ फंक्शन ऑफ R, थीटा एंड साई। तो अगर आपके पास कोई भी XYZ कोऑर्डिनेट्स हैं जिनको आप किसी और U1, U2, 3, जो इस केस में मैंने आपको R, थीटा एंड साई दिखाए हैं, उसकी फॉर्म में आपने उनको एक्सप्रेस किया, तो कह रहे हैं कि जिस तरह से आप XYZ को R, थीटा, साई की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसी तरह आप R, थीटा, साई कोऑर्डिनेट्स को भी XYZ की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट। और ये जो आपके पास दो इक्वेशंस हैं जिसमें उन्होंने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को सम वेरिएबल U1, U2 एंड U3 की फॉर्म में एक्सप्रेस किया, और इसी तरह फिर इन्होंने U1, U2 एंड U3 को जो है इन्होंने XYZ की फॉर्म में एक्सप्रेस किया। तो ये जो दो फंक्शंस हैं 1 एंड 2, इनका ये सिंगल वैल्यूड, मतलब एक के करस्पॉन्डिंग आपके पास, एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक ही आपके पास कोई आउटपुट आ रहा है, और इनके कॉन्टीन्यूस डेरिवेटिव हैं, मतलब जब आप इनके डेरिवेटिव लेते हैं तो उसमें कोई डिसकॉन्टीन्यूटी नहीं आती। तो इसलिए इनके दरमियान में जो करस्पॉन्डेंस है वो भी यूनिक है। करस्पॉन्डेंस यूनिक होने का मतलब ये है कि आपके पास जो है वो एक इनपुट के लिए आपके पास एक तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए एक ही तरह की ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपके पास। ओके,
Any in practice this assumption may not apply at certain point and special coordinate is required. अब ये जो मैंने आपको बताया है कि ये जो हमने अज्यूम किया है, ये सब चीज़ें हमने अजम्पशन की हैं कि ये सिंगल वैल्यूड है, इसका डेरिवेटिव कॉन्टीन्यूस है और इसलिए इसके दरमियान में जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो भी यूनिक है। लेकिन यूजुअली ये अजम्पशन जो होती है ये सारे पॉइंट्स पे जनरली अप्लाई नहीं होती और फिर उनके लिए जहाँ पे ये अप्लाई नहीं होती फिर उनके लिए हम स्पेशल कोऑर्डिनेट स्पेशल तरह किस्म के कोऑर्डिनेट जो है वो कंसीडर करते हैं। ओके, अगर आपके पास एक कोई पॉइंट P है इन जिसके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट लेट्स सपोज जो है वो XYZ हैं, तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है ये वाली, हम उसके साथ एक यूनिक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो है वो एसोसिएट कर सकते हैं जिसको हमने U1, U2 एंड U3 कहा और इनको हम कहते हैं कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। द सेट ऑफ इक्वेशन 1 और 2 डिफाइन अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, मतलब वो आपको ये बता रहे होते हैं कि एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म किस तरह से होंगे कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर, ये तो मैंने आपको बता दिया कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स क्या है कि अगर आपके पास कोई एक पॉइंट P है जिसके कोई रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है और उनको जो फ्रॉम टू एसोसिएट है यूनिक सेट ऑफ, और वहाँ से आप उस XYZ कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म करके किसी और U1, U2 एंड U3 की फॉर्म में लिख सकें या U1, U2 एंड U3 को आप XYZ की फॉर्म में लिख सकें, तो हम इसे कहते हैं कि ये कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या हैं कि आपके पास लेट्स सपोज अब देखें इन्होंने आपके पास 3 सरफेसेस बनाई हुई हैं। एक सरफेस को U1 मतलब 3 सरफेसेस U1, U2 एंड U3 हैं और उनको इन्होंने कह दिया कि वो C1, C2 एंड C3 के बराबर है रिस्पेक्टिवली और ये कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, C1, C2 एंड C3 कांस्टेंट है और हमारे पास इनको हम कहते हैं, ये कांस्टेंट्स को हम कह रहे हैं कोऑर्डिनेट सरफेसेस। और ये जो 3 सरफेसेस हैं ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं उनको हम कोऑर्डिनेट कर्व्स या लाइन कहते हैं। मतलब 3 सरफेसेस हैं वो जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं उनको हमने कोऑर्डिनेट सरफेसेस या कर्व कहा है, जैसे फिगर 1 में यहाँ पे आपको शो किया गया। तो इफ़ द कोऑर्डिनेट सरफेसेस इंटरसेक्ट, अगर ये सरफेसेस एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करें जैसे आपने नॉर्मली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में देखा है, तो हमारे पास जो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे वो आपके पास क्या हो जाएंगे, ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। अगर आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ये एक XYZ सिस्टम बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है, और उसके अंदर इन्होंने एक 3 सरफेसेस ड्रॉ की हुई हैं और उन 3 सरफेसेस को इन्होंने कह दिया है कि वो कांस्टेंट है और पॉइंट P भी एक इन्होंने लोकेट किया हुआ है कि आपके पास एक पॉइंट P है जो कि आपके पास इस XYZ कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है एंड देन फिर आपने उसको ट्रांसफॉर्म करके उसके कोऑर्डिनेट्स XYZ की बजाय उसको U1, U2 एंड U3 की फॉर्म में लिख दिए और फिर वो जो U1, U2, U3 हैं वो बेसिकली आपके पास जो कर्व्स बना रहे हैं वो बिल्कुल रेक्टेंगुलर नहीं है बल्कि वो थोड़ी सी यहाँ पे, ये तो जनरल ऑब्वियसली ये शो किया गया है कि जनरली हम लोग ऑर्थोगोनल नहीं बनाते, ऑर्थोगोनल तो एक स्पेशल केस होता है। तो आपके पास ये इस तरह से आपके पास कुछ कर्व्स बनी हैं, तो इस पॉइंट P को आप XYZ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और उसे U1, U2 एंड U3 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये जो 3 कर्व्स हैं अगर तो ये आपस में तीनों एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर हो जाएंगी तो हम ये कहेंगे कि ये ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, तो ये जो 3 कर्व्स हैं या U1, U2 एंड U3 जो है आपके पास, ये बेसिकली आपके पास क्या है, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स हैं। तो the U1, U2 and U3 coordinate curve of a curvilinear system are analogous to the XYZ coordinate axis of the rectangular। जैसे आपके पास नॉर्मली XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में लिखते हैं, इसी तरह आपके पास ये जो U1, U2, U3 ये कर्व हैं इसमें भी आपने किसी एक पॉइंट की लोकेशन को एक्सप्लेन करना है, तो ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनको फिर इसकी फॉर्म में आप U1, U2 एंड U3 की फॉर्म में लिख देंगे। ओके, यूनिट वेक्टर्स अगर आपने कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखने हैं, कर्विलिनियर सिस्टम में अगर आप यूनिट वेक्टर लिखना चाहते हैं तो उसका क्या मकसद है, उसका क्या तरीका है कि लेट्स सपोज आपके पास R है जो कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है और उसके XI + YJ + Z के की फॉर्म में आपने लिखा है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने कहा कि R जो है वो उसको आप लिख सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ U1, U2 एंड U3, जैसे यहाँ पे आपके फर्स्ट इक्वेशन से है। तो आपके पास क्या है, तो आपके पास जो टेंजेंट वेक्टर होगा टू द U1 कर्व एट P
जिसके लिए U2 एंड U3 कांस्टेंट होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास XYZ कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उस एक्स में आपके पास Y और Z कांस्टेंट होता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, Y एक्सिस के अलॉन्ग आपके पास Z और X कांस्टेंट होता है। इसी तरह आपके पास लेट्स सपोज U1 कर्व है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि आपने पॉइंट U1 कर्व के ऊपर आपने करना क्या है, अ टेंजेंट वेक्टर टू दी U1 कर्व एट P फॉर विच U2 एंड U3 आर कांस्टेंट। आपने क्या किया कि R को विद रिस्पेक्ट टू U1 जो है वो आपने डिफरेंशिएट किया, तो वो आपको क्या दे देगा, टेंजेंट वेक्टर, ठीक है। और यूनिट टेंजेंट वेक्टर को आप कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट यूनिट वेक्टर। और ये अब हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, पार्शियल R ओवर पार्शियल U1 और पार्शियल R ओवर पार्शियल U1 का मैग्नीट्यूड, इसको मैंने सिंपल E1 लिख दिया है। और पार्शियल R ओवर पार्शियल U1 जो है उसको हम लिख सकते हैं H1 इंटू E1, जहाँ पे H1 जो है वो आपके पास सिंपल पार्शियल R ओवर पार्शियल U1 का मैग्नीट्यूड है। इसी तरह आप जो है ना E2 एंड E3 जो अभी फाइंड कर सकते हैं, वो कैसे आएगा कि वो सिमिलरली आपने R का विद रिस्पेक्ट टू U2 एंड U3 आप डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड देन उनकी मैग्नीट्यूड से उनको डिवाइड करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, E2 एंड E3 आ जाएंगे। और इसी तरह हमने पार्शियल R ओवर पार्शियल U2 को H2E2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसी तरह पार्शियल R ओवर पार्शियल U3 को हम H3E3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे H2 आपके पास पार्शियल R ओवर पार्शियल U2 का मैग्नीट्यूड है और H3 पार्शियल R ओवर पार्शियल 3 का मैग्नीट्यूड है। ये जो क्वांटिटीज़ हैं H1, H2 और H3, इनको स्केल फैक्टर्स कहते हैं। और जो आपके पास यूनिट वेक्टर है E1, E2 एंड E3, और ये इनकी जो डायरेक्शन है वो आपके पास होती है इन दी डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग U1, U2 एंड U3, मतलब जिस डायरेक्शन में आपके पास ये इंक्रीज़ हो रहे होते हैं वो इनकी डायरेक्शन होती है। और आपके पास अगर आपने U1 का ग्रेडियंट लेना है तो अब आप क्या करेंगे, इज़ अ वेक्टर एट P नॉर्मल टू द सरफेस। आपके पास ग्रेडियंट जो होता है सिंपल, वो आपको क्या देता है, एक ऐसा वेक्टर जो कि सरफेस के नॉर्मल है। जैसे लेट्स सपोज अगर आप U1 का ग्रेडियंट ले रहे हैं तो वो आपको U1 इज इक्वल टू C1 सरफेस के जो है वो नॉर्मल, जिस भी पॉइंट पे आप फाइंड करना चाह रहे हैं उस पॉइंट के नॉर्मल जो है वो आपको वेक्टर देगा। और अगर आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इस डायरेक्शन में, तो आप क्या करेंगे, ग्रेडियंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेंगे, तो उसे कैपिटल E1 कहेंगे। इसी तरह कैपिटल E2 एंड कैपिटल E3 आ जाएंगे एट P। और ये जो होंगे, पहले जो हमने फाइंड किया था स्मॉल E1, स्मॉल E2 एंड स्मॉल E3, वो यूनिट वेक्टर्स थे किसी पॉइंट P के ऊपर एट U1, U2 एंड U3 कर्व। और ये जो है आपके पास कैपिटल E1, E2 एंड E3, ये आपके पास है नॉर्मल वेक्टर एट पॉइंट P के ऊपर। और ये आपके पास उस सरफेस देखें पॉइंट P, अब जो समझने वाली चीज़ है कि पॉइंट P है वो किसी एक सरफेस या कर्व के ऊपर, अगर हम देखना चाह रहे हैं कि उस सरफेस या कर्व के ऊपर उस पॉइंट P का टेंजेंट या उस पॉइंट P का नॉर्मल वेक्टर क्या है, तो जो स्मॉल e है वो आपको टेंजेंट देता है उस पॉइंट P के ऊपर टू द कर्व, किसी भी पर्टिकुलर कर्व, चाहे वो U1 है, U2 एंड U3 है। और इसी तरह जैसे ये वाली लाइन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये आपके पास जैसे मकसद ये है कि आपके पास क्या दे रहा था, टेंजेंट वेक्टर। जब हमने उसको R को विद रिस्पेक्ट टू U1 डिफरेंशिएट किया था तो वो आपको क्या दे रहा था, टेंजेंट वेक्टर टू द U1 कर्व एट P, ठीक है। और इसी तरह जब हम ग्रेडियंट ले रहे हैं तो वो आपको क्या दे रहा है, नॉर्मल वेक्टर एट P टू द सरफेस, ठीक है। तो जो नॉर्मल है वो आपके पास सरफेस पे है और जो आपके पास टेंजेंट है वो कर्व पे है। अगर आप कर्व का देखें तो कर्व जो है वो ये लाइंस थी, ठीक है, जो कि डिफरेंट सरफेसेस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे वो वाली जो लाइंस थी, ठीक है। और जो आपके पास सरफेसेस हैं वो तो ये पूरी हैं, ठीक है। तो जो टेंजेंट है वो इन कर्व्स के ऊपर है और जो आपके पास नॉर्मल है वो सरफेस के ऊपर है, ठीक है। ओके, तो आपके पास ये इस तरह से इन्होंने ड्रॉ भी कर लिए हैं। ये आपके पास इन्होंने 3 सरफेसेस जिसमें U1, U3 जो हैं कर्व्स हैं, और उसमें इन्होंने स्मॉल E1, E2, E3 तो टेंजेंट, अगर आप देखें तो ये टेंजेंट देखें, ये टेंजेंट्स हैं, ठीक है, एट P टू द कर्व U1, U2 एंड U3। ये देखें, ये टेंजेंट क्या होते हैं, जो किसी एक पॉइंट पे उसको टच कर रहे हो। और अगर आप ये नॉर्मल्स देखें तो ये जो नॉर्मल्स हैं ये सरफेस के नॉर्मल है, इन सरफेस के नॉर्मल जो है वो, ये ओबियसली ये 3D में नहीं है, 2D में है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके ऊपर सीधा ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन ये उनके नॉर्मल है। आप देखें पूरी उन्होंने जो बात की उसको सेटिस्फाई है कि एट पॉइंट P टू द सरफेस U1, U2 एंड U3, ठीक है।
तो ये 3 चीज़ें हो गई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हर पॉइंट P के लिए ऑफ अ कर्वीलिनियर सिस्टम देयर एग्जिस्ट इन जनरल 2 सेट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, 2 तरह के यूनिट वेक्टर्स उसके लिए एग्जिस्ट करते हैं। एक स्मॉल E1 E2 E3, ये जो है वो आपके पास टेंजेंट टू द कोऑर्डिनेट कर्व्स होते हैं, और जो कैपिटल E1 E2 E3 हैं वो नॉर्मल टू द कोऑर्डिनेट सरफेसेस होती हैं। और ये सेट्स दोनों ये आइडेंटिकल हो जाते हैं, ये दोनों सेम हो जाते हैं। और क्योंकि आज तक आपने तो 2 तरह के यूनिट वेक्टर्स नहीं देखे ना किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, आप तो एक ही तरह के देखते हैं, जैसे IJK हो गया या R थीटा साई हो गया। आपने कोई 2 तरह के यूनिट वेक्टर्स नहीं देखे क्योंकि आप अभी तक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ते रहे हैं। जो आपके पास जनरली कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें आपके पास 2 तरह के यूनिट वेक्टर होते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये दोनों को यूनिट वेक्टर सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, मतलब इनकी डायरेक्शन सेम हो जाए, तो आपके पास जो है वो ये ऑर्थोगोनल सेट होता है। मतलब ऑर्थोगोनल सेट की आपके पास जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं दोनों तरह के, टेंजेंट वाले भी और नॉर्मल वाले भी, वो आइडेंटिकल होते हैं। बोथ सेट्स आर एनालॉगस टू द IJK यूनिट वेक्टर्स इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। जैसे आपके पास नॉर्मली रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में IJK होते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी ये यूनिट वेक्टर्स हैं, बट आर अनलाइक देन इन दैट दे मे चेंज डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन IJK में ये होता है कि आपके पास एक ही डायरेक्शन होती है, x के अलॉन्ग, y के अलॉन्ग, z के अलॉन्ग। लेकिन इस केस में आपके पास अगर पॉइंट की पोजीशन वेरी कर जाती है, पॉइंट अगर आप स्पेस में वेरी कर रहे हैं, डिफरेंट पॉइंट्स पे पॉइंट को उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से उसके यूनिट वेक्टर चेंज हो जाते हैं। मतलब नॉर्मली आप कोई भी पॉइंट अगर आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में लेते हैं तो उसका XYZ जो उसका x साइड, y हैड, Z हैट होता है, या IJK उसके जो यूनिट वेक्टर्स जो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, चाहे पॉइंट किधर भी हो। लेकिन इस केस में जो है वो डिफरेंट हो जाती है, पॉइंट अगर चेंज होती है उसकी पोजीशन। इट कैन बी शोन दैट द सेट दिस देन दिस कॉन्स्टिट्यूट रेसिप्रोकल सिस्टम्स ऑफ वेक्टर्स। तो सी प्रॉब्लम इन्होंने 2 तरह की प्रॉब्लम्स मेंशन की। प्रॉब्लम 19 जिसमें इन्होंने ये शो किया है कि अगर आपके पास दोनों कर्व्स जो हैं वो आइडेंटिकल हो जाएं, दोनों यूनिट वेक्टर सॉरी आइडेंटिकल हो जाएं, तो आपके पास ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। ये प्रॉब्लम भी आपने करना है। और इसी तरह आपके पास प्रॉब्लम 15 है जिसमें इन्होंने ये शो किया है कि आपके पास ये दोनों जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, मतलब एक दूसरे का इन्वर्स हैं। ठीक है, ये तो ये आपने करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वेक्टर जो है वो आप यूनिट बेसिस वेक्टर इन दोनों में से किसी की भी फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप एक की फॉर्म में लिखेंगे तो साथ जो उनके आपके पास ये कांस्टेंट्स आ रहे हैं ये डिफरेंट होंगे। अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये कांस्टेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट ए इन टर्म ऑफ द बेस फैक्टर्स दिस दिस दिस। आप इनको इस तरह की फॉर्म में भी डायरेक्टली जो है वो लिख सकते हैं, पार्शियल R ओवर पार्शियल U1 और या ग्रेडियंट ऑफ U1 U2 U3 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फिर आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने जो है ना सिंपल पार्शियल R ओवर पार्शियल U1 को अल्फ़ा 1 कह दिया है और ग्रेडियंट ऑफ U1 को रो बीटा 1 कह दिया। ठीक है, तो ये आपके पास जो C1 C2 एंड C3 जो कैपिटल वाले हैं, ठीक है, ये इन्होंने कहा कॉन्ट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स हैं ए के, और जो C1 C2 C3 हैं ये कोवेरिएंट कंपोनेंट ऑफ ए के। ये आगे हम इस पर क्लियर करेंगे कॉन्ट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट से क्या मतलब है, लेकिन अभी तक आप सिर्फ ये चीज़ देख लें। इन्होंने बताया सी प्रॉब्लम 33 एंड 34 का रेफरेंस दिया, मतलब अभी तक आपने 15, 19, 33 एंड 34 प्रॉब्लम्स आपने देखने हैं। सी दैट दिस इन्होंने आपको शो किया हुआ है कि आप अल्फ़ा जो है अल्फ़ा को किस फॉर्म में लिख सकते हैं जनरली, और बीटा को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं। जो पी है उसकी वैल्यू 1 2 3 वेरी कर रही है। ठीक है, ओके। इसी तरह आप आर्क लेंथ एंड वॉल्यूम एलिमेंट्स जो हैं, अगर आपके पास आर है जो U1 U2 एंड U3 का फंक्शन है, ये आपके पास जैसे इन्होंने शो किया हुआ है, तो अगर आपने जो है ये 3 कर्व्स हैं और ये जो आपके पास इन्होंने क्या किया है सिंपल कि आपने DR मतलब स्मॉल लेंथ एलिमेंट DR फाइंड करना है। उसका तरीका सिंपल ये है कि आप पार्शियल R ओवर पार्शियल U1 DU1 प्लस पार्शियल, जिस तरह से आप नॉर्मली लिखते हैं कि अगर R आपके पास XYZ का फंक्शन है तो आप क्या करेंगे पार्शियल R ओवर पार्शियल X DX प्लस पार्शियल R ओवर पार्शियल Y DY, इसी तरह ये जनरली लिखा गया है। फिर आपको पता है पार्शियल R ओवर पार्शियल U1 की वैल्यू H1 DU1 है, और सीधा पार्शियल R ओवर पार्शियल 2 की H2 DU2 है, पार्शियल R ओवर पार्शियल U3 की H3 DU3 है। तो आपके पास जो आर्क लेंथ है, आप जब उनका DR को जब DR के साथ ही उसका आप डॉट लेंगे तो आपके पास DR स्क्वायर हो जाएगा
तो नॉर्मली तो जब आप डी आर के साथ डॉट लेंगे, तो क्योंकि 3 टर्म्स आ रही हैं डी आर में, तो जब डी आर के साथ डॉट लेंगे तो आपके पास 9 टर्म्स हो जाएंगी, 3 × 3। लेकिन आपको पता है कि जब आपके पास ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं तो उसमें अगर आपके पास 2 डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का जब डॉट होता है तो आपके पास क्या होता है कि वो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसलिए आपके पास जो 3 टर्म्स बचती हैं ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब आप 2 वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑर्थोगोनल नहीं है तो फिर आपने आपको प्रॉब्लम 17 का रेफरेंस दिया कि उसमें देखें, फिर उसमें आपके पास टोटल 9 टर्म्स आ जाएंगे। फिलहाल इन्होंने ऑर्थोगोनल की एग्जांपल लेके जो डिफरेंट वाले थे यूनिट वेक्टर्स उनका डॉट 0 कर दिया, तो बस 3 टर्म्स आपके पास बच गई। तो अलोंग U1 कर्व U2 एंड U3, अगर आप U1 कर्व देख रहे हैं तो उसमें U2 एंड U3 कांस्टेंट होंगे। तो जो आपके पास डी आर है, जब फिर ऑब्वियसली अगर आप एक कर्व को देखेंगे दूसरा कांस्टेंट है तो आपके पास क्या हो जाएगा, बाकी जो DU2 या DU3 है वो 0 हो जाएगा और सिर्फ आपके पास क्या बच जाएगा, H1 DU1 E1। इसी तरह अगर आप दूसरी कर्व को देखेंगे तो बाकी 2 टर्म 0 हो जाएंगी। मतलब जिस कर्व को भी आप कंसिडर कर रहे होंगे बाकी दोनों कर्व्स का टर्म उनके लिए 0 हो जाएंगी। देन द डिफरेंशियल ऑफ द आर्क लेंथ DS1 अलॉन्ग U1 एट P इज़ दिस। अब आपने डी आर ले लिया, आपने कहा कि डी आर अगर आप किसी कर्व U1 पे देख रहे हैं बाकी दोनों टर्म्स 0 हो गई हैं तो वो आपके पास इसके बराबर आ गया। तो अब इसको आपने ये कहना है कि देन द डिफरेंशियल ऑफ आर्क लेंथ DS1 अलॉन्ग U1। तो अगर आप जो है वो DS1 फाइंड करना चाह रहे हैं, DS1 का मतलब ये है कि आपने जो है वो आर्क लेंथ को डिफ्रेंशिएट करना है अलॉन्ग U1 एट P। तो उसका सिंपल आपके पास यही है कि आपने डिफरेंशियल ऑफ आर्क लेंथ, जिसको आप DS1 कह रहे हैं, DS1 का मतलब ये डिफरेंशियल ऑफ आर्क लेंथ अलॉन्ग U1 एट P, वो आपके पास सिंपल H1 DU1 आ जाएगा। इसी तरह सिमिलरली डिफरेंशियल ऑफ आर्क लेंथ अलॉन्ग U2 और डिफरेंशियल ऑफ आर्क लेंथ अलॉन्ग U3, ठीक है, एट P, ठीक है। तो वो आपके पास सिंपल याद है। उसमें अगर आप देखें तो उन्होंने क्या किया, सिंपल डी आर ही रहने दिए, सिर्फ उन्होंने यूनिट वेक्टर्स को जो है वो इन्होंने इस एलिमिनेट कर दिया। तो आपके पास जो है H1 DU1 हो जाएगा, H2 DU2 और H3 DU3 हो जाएगा। तो ये आपके पास फिगर 3 इन्होंने बनाई हुई है, ठीक है। तो कि आपके पास जो U1, U2 एंड U3 जो आपके पास कर्व्स हैं उनके अलोंग इन्होंने आर्क लेंथ DS का डिफरेंट कर्व्स के अलोंग जो है वो उन्होंने उसका डिफरेंशियल ले लिया एट P, तो वो आपके पास इसके बराबर आ गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो 3 आर्क लेंथ आई हैं इनका आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेना है, मतलब A डॉट B क्रॉस C ले लेना है, तो जो वो इसके बराबर आ जाएगा, जिसमें आपके पास E1 डॉट E2 क्रॉस E3 जो है वो आपके पास 1 के बराबर है। तो ये आपके पास ये वॉल्यूम एलिमेंट जो है वो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में ये ऑर्थोगोनल के लिए है, ठीक है, वो इसके बराबर आ जाएगा। और इसी तरह ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल है आपके पास। ये फार्मूलाज जो है वो आपने जो है वो याद कर लेने हैं। इसमें इन्होंने कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और लैप्लासियन को एक्सप्रेस किया हुआ है। और इसमें इन्होंने आपको बताया हुआ है कि आपके पास ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल को आप कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर आपके पास कोई स्केलर फंक्शन है या एक कोई वेक्टर फंक्शन है और ऑफ ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स U1, U2, U3। इसमें आपके पास जो U1, U2 एंड U3 जो है वो ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स इन्होंने कंसीडर किए हैं। तो ये आपके पास ये रिजल्ट्स जो है, मतलब इनकी लिमिटेशन क्या है, ये ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए वैलिड हैं। अगर H1, H2 एंड H3 की वैल्यू 1 हो जाए और आप E1, E2 एंड E3 को आप IJK से रिप्लेस कर दें तो ये आपके पास नॉर्मल वही और आप U1, U2 एंड U3 को आप XYZ से रिप्लेस कर दें तो ये आपके पास वही आ जाएंगे जो आप पहले नॉर्मली डाइवर्जेंस, कर्ल एंड ग्रेडियंट के फार्मूलाज देखते रहे हैं। अभी तो इन्होंने आपको थोड़ा सा केस को सिंप्लीफाई करके जो है वो ऑर्थोगोनल तक ले आए हैं, लेकिन इसको जनरल अगर आप देखेंगे तो इसमें आपके पास जनरली जो है वो जब आप देखेंगे तो आप इसका ऑर्थोगोनल का केस नहीं लेंगे, नॉन ऑर्थोगोनल का लेंगे। तो अब आपके पास स्पेशल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हैं आपके पास, जैसे रो साई सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है रो साई Z, इसमें आपके पास x को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं
y को इस फॉर्म में और z को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें अब आपने सिंपल यही करना है कि h रो, h साई और h z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो आप कैसे करेंगे? तो आपने पहले देखना है कि h रो, h साई, h z से मुराद वही है h1, h2 एंड h3। h1 की वैल्यू क्या थी? पार्शियल r ओवर पार्शियल u1। इसी तरह पार्शियल r ओवर पार्शियल u2 और पार्शियल r ओवर पार्शियल u3 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे पहले आपने आइडेंटिफाई करने हैं कि u आपके पास u1, u2 एंड u3 क्या है। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे u1, u2 एंड u3 तो जो हैं वो आपके पास हैं रो, साई एंड z। ठीक है, तो आपने r जो है वो आपके पास r पहले आप सबसे पहले तो r लिखेंगे ऑब्वियसली। r आप कैसे लिखेंगे? r आपके पास होता है, देखें इस स्टेप्स को आपने फॉलो करना है जो ये वाले हैं। x y z आपको गिवन है, आपने r के इस एक्सप्रेशन के अंदर x y z की वैल्यू पुट करनी है एंड देन फिर आपने r को एक दफ़ा u1 की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है, उसका मॉड लेंगे फिर h1 आ जाएगा, u2 की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करके मॉड लेंगे तो h2 आ जाएगा, और u3 की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करके मॉड लेंगे तो h3 आ जाएगा। और u1, u2 एंड u3 इस केस में क्या है आपके पास? रो, थीटा एंड साई। मतलब एक दफ़ा आप रो की रिस्पेक्ट से उसे डिफरेंशिएट करके उसका मॉड लेंगे, फिर एक दफ़ा आप उसे थीटा की रिस्पेक्ट से, साई की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करके मॉड लेंगे, और एक दफ़ा उसे z की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करके मॉड लेंगे। तो आपके पास h रो, h साई और h z आ जाएगा। इसी तरह आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए भी सॉल्व करेंगे। पैराबोलिक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये वाली चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा चीज़ें। अब आपने सॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और इसमें आप जो है ये ज़रूर करें। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, इससे आपको प्रैक्टिस होगी, आपको पता चलेगा। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, प्रूव दैट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज़ ऑर्थोगोनल, ये भी आप करें। ये 4, ये सब चीज़ें जो हैं वो आप लाजमी सॉल्व करें। ये सिलेंड्रिकल स्फेरिकल वाले जहाँ तक आपके पास हैं, ये 10 हो गया वॉल्यूम के लिए। स्केल फैक्टर h1, h2 एंड h3 फाइंड किया हुआ है, ये आपके पास 13। अच्छा, यहाँ पे अब आपके पास जो 13 प्रॉब्लम है जिसमें u1, u2 एंड u3 आर ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट शो दैट जैकोबियन एक्सप्रेसिव विद रिस्पेक्ट टू u1 3 टेस्ट। ओके, तो जैकोबियन जो है वो आपके पास इन्होंने एक जैकोबियन एक एक्सप्रेशन यहाँ पे 13 प्रॉब्लम में इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें इन्होंने आपको बताया है कि जे जो है वो आपके पास एक्स वाई जी और u1, u2 एंड u3 का रेशो है। तो जैकोबियन बेसिकली आपके पास ये है, जिसमें आपके पास हम लोग इसमें जो प्रॉब्लम 38 ऑफ चैप्टर 2 देख लेते हैं, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा। इस प्रॉब्लम के अंदर इन्होंने ए बी सी 3 वेक्टर्स लिए हुए हैं, उनका सिंपल जो है इन्होंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेके इन्होंने आपको शो किया हुआ है कि वो इसके बराबर होता है। जैसे ये चीज़ आपको पता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसके बराबर होता है और इसको इन्होंने यहाँ पे ये शो किया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे भी आपके पास क्या है, ये चीज़ शो की हुई है। तो अगर आप इसको देखें तो ये एक तरह का आपके पास किसी चीज़ का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लग रहा है। तो ये आपके पास फर्स्ट वेक्टर होगा, ये सेकंड वेक्टर और ये थर्ड वेक्टर। ठीक है, तो ये वाली जो पूरी टर्म है बेसिकली ये आपके पास है पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 होगा, ये आपके पास पार्शियल r ओवर पार्शियल u2 होगा और ये पार्शियल r ओवर पार्शियल u3 होगा। तो इन अदर वर्ड ये आपके पास पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 डॉट पार्शियल r ओवर पार्शियल u2 क्रॉस पार्शियल r ओवर पार्शियल u3। फिर उसके बाद जो है आपके पास पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 आपके पास इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। इसकी वैल्यूज़ लिख दी, h1, h2, h3 कांस्टेंट है, उनको बाहर निकाल लिया, e1 डॉट e2 क्रॉस e3 लिख दिया। ये आपके पास यूनिट वेक्टर्स है। यूनिट वेक्टर्स अगर आप ऑर्थोगोनल कंसीडर कर रहे हैं तो उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो आपके पास 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपके पास h1, h2 एंड h3 हो गए। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पे शो कर दिया कि इसको हम जैकोबियन कहते हैं। तो इफ़ द जैकोबियन इफ़ द जैकोबियन इक्वल 0 आइडेंटिकली, अगर आपके पास ये जैकोबियन 0 हो जाए देन दिस आर कोप्लेनर वेक्टर्स। तो उसका मतलब ये होता है कि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं, अब ये देखें पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 किसको शो कर रहा था, ये टेंजेंट वेक्टर्स को शो कर रहा था ना।
तो ये कोप्लेनर होंगे और जो कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है वो ब्रेक डाउन होगी। इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन एक्स वाई ज़ेड हैविंग द फॉर्म एफ एक्स, मतलब इस तरह की फॉर्म में आपके पास एक्स वाई ज़ेड का जो रिलेशन होगा वो इस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो वी शैल देयरफॉर रिक्वायर द जैकोबियन टू बी डिफरेंट फ्रॉम ज़ीरो। तो इसलिए अगर आपके पास कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो है ये जैकोबियन जो है वो ज़ीरो से डिफरेंट हो। फिर आपने ये प्रॉब्लम भी करना है। 15 की आपको एग्जांपल दी हुई थी जिसमें आपको बताया गया था कि आपने ये शो करना है कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। फिर उसके अलावा ये भी आपने सारे करने हैं। ये आप देखें, शो डेट इसके ये वाले प्रॉब्लम भी करना है जिसमें आपने ये शो करना है कि शो डेट स्क्वायर ऑफ एलिमेंट ऑफ आर्क इन जनरल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय दिस। तो ये इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे ये जो चीज़ है 17 प्रॉब्लम, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस 17 प्रॉब्लम में जो चीज़ सॉल्व की गई है, पहले तो डी आर लिखा गया है, फिर उसको अल्फ़ा की फॉर्म में लिखा गया है, फिर उसका डी आर के साथ डॉट लिया गया है। तो ये आपके पास जनरली 9 टर्म्स आ गई हैं, ठीक है। फिर इन 9 टर्म्स में आपके पास पी एंड क्यू समीशन अप्लाई किया गया है। दो डबल समीशन अप्लाई किया गया है। पहले अंदर क्यू के ऊपर अप्लाई किया गया है, फिर उसके ऊपर बाहर पी के ऊपर अप्लाई किया गया है। इसमें आपके पास जी ए कांस्टेंट इन्होंने लिखा है जिसके सबस्क्रिप्ट में पी एंड क्यू आ रहे हैं, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फ़ा पी डॉट अल्फ़ा क्यू को। मतलब जहाँ पे भी आपके पास ये अल्फ़ा और अल्फ़ा का डॉट हो रहा है, इसको जनरली इन्होंने इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो अगर इसको ओपन करें तो आपके पास टोटल 9 टर्म्स ही बनेंगी। एक दफ़ा क्यू की वैल्यू की हर जगह 1 2 3 लिखेंगे, फिर उसकी जगह उसके बाद आप हर जगह पी एक्सपैंड करते हुए हर जगह पी की जगह आपने 1 2 3। अगर आप इसे एक्सपैंड करना देखें तो आप ऑब्वियसली देखें, आप पहले जब ओपन करेंगे आप समीशन क्यू अप्लाई करेंगे तो हर जगह क्यू की जगह आप 1 1 1 पुट करेंगे तो 3 टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 पुट करेंगे तो 3 टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप वो जो 3 टर्म्स आएंगी उन 3 टर्म्स में हर टर्म में अलग-अलग पी की वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे। मतलब पहली टर्म में 3 दफ़ा पी की वैल्यू आ गई 1 2 3, फिर दूसरी में आ गई पी की वैल्यू 1 2 3, फिर तीसरी टर्म में पी की वैल्यू 1 2 3। तो टोटल आपके पास जो है वो 9 टर्म्स हो जाएंगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसको हम कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड अ फंडामेंटल क्वाड्रेटिक फॉर्म और मीट्रिक फॉर्म भी इसे कहते हैं। तो आपके पास जो क्वांटिटी जी पी क्यू है इसको हम कहते हैं मीट्रिक कोफिशिएंट, और ये सिमेट्रिक होती है। मतलब इसमें पी और क्यू को अगर आप स्वैप कर लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तो ये की वैल्यू ज़ीरो हो तो उसका मतलब ये है कि पी एंड क्यू आपस में बराबर नहीं है। मतलब ये स्पेशल केस है, जनरली नहीं है। स्पेशल केस क्या है, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जी पी क्यू की वैल्यू जो है वो आपके पास ज़ीरो होती है जब पी और क्यू सेम नहीं होते। आपको पता है जैसे ये क्या है, अल्फ़ा और अल्फ़ा पी और अल्फ़ा क्यू क्या है, ये आपके पास यूनिट वेक्टर्स है ना। तो ये यूनिट वेक्टर्स जो हैं आपके पास अगर ये डिफरेंट हो तो उनका डॉट क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। तो देन द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल। इन दिस केस आपके पास जी जो 1 1 मतलब डिफरेंट के लिए तो ऑब्वियसली पी क्यू अगर डिफरेंट है तो ज़ीरो है, अगर सेम है तो मतलब है 1 1 2 2 3 3 की वैल्यू नॉन ज़ीरो होगी, और वो किसके बराबर होगी, h1 स्क्वायर h2 स्क्वायर और h3 स्क्वायर। द मीट्रिक फॉर्म एक्सपेंडेड टू हायर डायमेंशनल स्पेस ऑन द फंडामेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये आप चैप्टर 8 में हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए ये इसको डिस्कस ज़रूर किया। फिर उसके बाद ये आपने ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल करने हैं, ये लाजमी है। फिर ये 19 में इन्होंने जो है वो शो किया हुआ है कि आपके पास जो है ना लेट u1 u3 भी ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स। तो आपने ये शो करना है कि ये शो देखें जिसने बताया था कि ये दो यूनिट वेक्टर्स जो हैं वो आपके पास सेम हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपने ये सारे प्रॉब्लम्स करने हैं। जो जो मैंने मेंशन किए हैं और जो भी मैंने वीडियो में बताया आपने वो भी करने। तो इनको आपने कोऑर्डिनेट ये भी लाजमी करना है, ये इतना मुश्किल नहीं है। ये आपको तरीका बताया हुआ है कि कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स को जो आप जनरल लिख रहे हैं ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, उसमें अगर आप पर्टिकुलरली स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल के लिए लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो ये भी आप लाजमी देखें। ये वाला छोड़ दें आप, और ये आगे जो ये सरफेस कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स को छोड़ दें और जनरल कोऑर्डिनेट्स को भी। फ़िलहाल मैस्कुलिनियर प्रॉब्लम और जनरल कोऑर्डिनेट्स को भी छोड़ दें, ठीक है। ओके, ये वाला जो है एक मिनट, इसमें से ये वाला देख लें, बल्कि इसको ना छोड़ें। ओके, इसमें 33 में ये सी और इसका पीछे रेफरेंस भी दिया गया है,
तो ये आप देख लें 33 और 34 को आप देख लें एक दफ़ा, ठीक है। बल्कि इनको देख लें 33, 34, 35 को देख लें। तो ये हमारा जो है ना वो चैप्टर 7 जो है वो ख़त्म हो गया। अब हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे।